दिल्ली के चुनावी घमासान में ऑपरेशन KRO के साथ योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं। अपनी एंट्री से चुनावी तपिश बढ़ा चुके हैं और केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, ओवैसी भी अब टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि योगी के सियासी तरकश से जैसे जैसे शब्द बाण निकलने शुरू हुए, विरोधी उन बयानों को खुद से रिलेट करने लगे और फिर शुरुआत उस दंगल की हुई जो अब तक आपने इस चुनाव में नहीं देखी होगी। नमः पार्वती पतये हर हर। क्योंकि हर हर महादेव के नारों से हिंदुत्व की अलख जगाने वाली योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी AIMIM थी। योगी के एक एक शब्द के पीछे संदेश छिपा था और दंगाई से लेकर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आखिरी वार्निंग थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए। योगी के भाषण की गूंज दिल्ली के कोने कोने में सुनाई दे रहा है, जिस पर अब तक खामोशी थी, क्योंकि फायर ब्रांड योगी ने दिल्ली में प्रचार की कमान संभाल ली है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दंगों के बहाने आम आदमी पार्टी के साथ ओवैसी को भी निशाने पर लिया, जिसकी पार्टी के प्रत्याशी इसी दिल्ली दंगे में आरोपी हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की डुबकी और दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट को चुनौती। योगी की एंट्री से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सियासत में नया टर्न आने वाला है। पहले महाकुंभ में कैबिनेट संग डुबकी, अब केजरीवाल को डुबकी वाला चैलेंज। दिल्ली में आते ही योगी ने ऐसी चाल चली कि पूरी केजरीवाल टीम फंस गई, क्योंकि योगी ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों को जो चैलेंज दिया है उसे पूरा करना फिलहाल तो नामुमकिन नजर आ रहा है। पहले योगी को सुनिए, फिर इस चैलेंज के मायने समझते हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? योगी के इस चैलेंज के मायने तो तस्वीरों से समझिए। ये महाकुंभ की तस्वीर है, जिसमें योगी कैबिनेट के अब तक 10 करोड़ सनातनी डुबकी लगा चुके हैं और दूसरी तरफ है दिल्ली से गुजरती यमुना। झाग इतना कि छठ पर एक भी व्रती स्नान न कर पाई। हालांकि दिल्ली में जगह जगह घाट बनाए गए थे, लेकिन यमुना में उतरना और स्नान करना बीमारियों को बुलाने जैसा है। अब योगी ने इसी यमुना में स्नान का चैलेंज केजरीवाल और कैबिनेट को दिया। योगी ने अपने चैलेंज से दो निशाने साध लिए। एक तरफ हिंदू वोटर को सनातनी धागे में बांधकर अपने पाले में कर दिया, दूसरी तरफ केजरीवाल के यमुना की सफाई पर दावों की पोल खोल दी। दिल्ली के चुनावी चौसर में हर दिन आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा चुनावी ऐलान कर जाती है जिससे विरोधी सकते में आ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार तो खुद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर आ गए और बेरोजगारी वाले मुद्दे पर बात कुर्सी बचाने पर आ गई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल रोजगार के मुद्दे पर चुनावी लाइन लेंथ फिट कर रहे थे, युवाओं को पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, नए वोटर्स को साधने का प्लान तैयार कर चुके हैं और बता रहे हैं कैसे अगले 5 साल दिल्ली में रोजगार ही सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना, किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। अब तक दिल्ली का चुनावी मुद्दा मुफ्त की योजनाओं पर शिफ्ट रहा, लेकिन केजरीवाल के नए दाव से बात रोजगार की होने लगी, जिस पर बीजेपी और कांग्रेसी खेमे से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। 11 साल उन्होंने क्या किया, कौन से स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, फ्लाईओवर बनाए, क्या काम किया, उसकी तो पिक्चर दिखा दीजिए। उन्हें कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढे, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें। अब दिल्ली में रोजगार पर भी सियासी रार छिड़ चुका है। मुद्दों से इतर कुर्सी बचाने और कुर्सी कब्जाने की हवा बह रही है, जिसकी मंजिल बस चंद कदम दूर है। दिल्ली में एक तरफ शब्द बाण तो दूसरी तरफ झंडा वॉर चल रहा है। दिल्ली वालों का घर जैसे नेताजी का दफ्तर बन गया हो, ना इजाजत ना दुआ सलाम, जहां दिल चाहे ठोक दो झंडा।
दिल्ली में किसका झंडा बुलंद होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन बुलंदी पर पहुंचने की बेताबी के ट्रेलर सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने जनकपुर इलाके का एक वीडियो शेयर कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। जरा तस्वीर देखिए। तस्वीरें बता रही हैं कि घरों पर आम आदमी पार्टी का झंडा है, लेकिन नेताजी यानी बीजेपी उम्मीदवार आशीष सूद कैंपेन पर निकले तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। फिर क्या था, नेताजी के इशारे पर लोग छत पर चढ़े और विरोधी का झंडा आउट और बीजेपी का झंडा इन। तस्वीरें बता रही हैं ऐसा किसी एक घर में नहीं हुआ, बल्कि कई घरों से आम आदमी पार्टी के झंडे उखाड़े गए और बीजेपी के झंडे लगा दिए। यानी दिल्ली में झंडा फहराने की ऐसी जल्दी कि लोगों के दिलों का हाल भी ना जाना। जनता की मर्जी क्या, नेताजी को क्या मतलब, बस झंडा अपना होना चाहिए। अब कौन बताए ईवीएम पर बटन तो इस अंदाज में नहीं दबा पाएंगे। खैर, दिल्ली की झंडा वॉर में जीत किसकी होगी, किसका झंडा अगले 5 साल लहराएगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली के सियासी संग्राम में धमकी, गुंडागर्दी के बाद दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम आतिशी ने एक दिन पहले अपने प्रतिद्वंद्वी रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। तो अब चुनाव आयोग से दिल्ली पुलिस पर एक तरफा एक्शन की शिकायत कर रही है। इतना ही नहीं, अब सीएम आतिशी ने तो उन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर की भी मांग कर दी, क्योंकि इस चुनाव में कालका जी सबसे हॉट सीट बन चुकी है। रमेश बिधूड़ी और आतिशी में जबरदस्त टक्कर है। ऐसे में अब खुलेआम गुंडागर्दी जैसे आरोप भी लग रहे हैं। सीएम आतिशी के निशाने पर बिधूड़ी और उनके भतीजे हैं। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को खत लिखा। आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया था। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप गंभीर है तो अरविंद केजरीवाल भी आतिशी के समर्थन में आ गए। ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, सबूत पेश करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़े घमासान को मुद्दा डाइवर्ट करने की साजिश बता रही है। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनको पता चुनाव हार रही है, इसलिए अब वो किसानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहाँ तक बात है, मैं कालका जी की हर गली में हर समय हूँ। यानी जो लड़ाई आतिशी और बिधूड़ी के बीच है, उस पर कांग्रेस दूर से ही सही नजर बनाए हुए है और उम्मीद 2 लड़े तीसरा ले उड़े कहावत को सच साबित करने की है। दिल्ली में कांग्रेस झूम रही है, जीत हार से पहले जश्न मना रही है और उस थीम सॉन्ग पर ठुमके लगा रही है जिसे आज दिल्ली चुनाव के लिए जारी किया गया। ऐसे में सवाल है, क्या ऐसी ही तस्वीर 8 फरवरी को भी दिखेगी? क्योंकि ये जश्न, ये उत्सव उस चुनाव के लिए है जिसमें कांग्रेस पूरी ताकत झोंक चुकी है। वापसी करने के लिए एक एक नेता दम दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में पार्टी कमबैक करने जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने इस थीम सॉन्ग के बाद चुनाव के लिए नया नारा भी दिया है और लिखा, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस जरूरी। ईश महल से अब जनता डूब चुकी है पूरी, उठकर दिल्ली बोल रही, अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। कांग्रेस के इस कैंपेन सॉन्ग में सबसे खास बात यह है कि निशाने पर आम आदमी पार्टी है, जिसके खिलाफ अब तमाम नेता मोर्चा खोल चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उसने अपने चरित्र को जैसा दिखाने की पहले कोशिश की थी, जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, और उसमें एक बहुत बड़ा वादा ये भी था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। यानी एक तरफ कांग्रेस जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ टारगेट पर आम आदमी पार्टी है, जिसके खिलाफ हर मंच से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। सैफ अली खान को जितना दर्द चाकू वाले हमले से नहीं हुआ होगा, उससे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे शब्द बाणों से दे रहे होंगे। फडणवीस के मंत्री ने अब सैफ अली खान को लेकर जो कहा है, उसने बॉलीवुड में 2 फाड़ कर दिए। नितेश राणे बयानों से हर हफ्ते विवाद खड़ा करने वाला वो नाम जो बोलते ही भूचाल ला देता है। कभी हिंदू मुस्लिम,
कभी ईवीएम का विवादित फुल फॉर्म और अब सैफ अली खान पर जो बोला उसने माया नगरी में एक अलग तरह की जंग छेड़ दी। बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले म्हणजे नालायक बघा किती आहे। पहिलं फक्त नाट्यावर उभं राहायचे आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील ये घाट लेके जाओ हमारे। नितेश राणे ने सैफ पर हमले को बांग्लादेश से जोड़कर ऐसी गुगली मारी कि पूरा बॉलीवुड एक नई तरह की सियासत में उलझ गया। जरा आगे सुनिए। तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता मलाच संशय लागला का घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टुन करून नाचतंय ते। नीतीश राणे के विवादित बोल यही नहीं रुके। सैफ पर हमले को उन्होंने हिंदू मुस्लिम बना डाला और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ दिया। पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर कुठल्या त्या सुशांत सिंह राजपूतवर काय झालं तो तुला मुंबईच्या जितो नाही वाला बेळाच्या बाहेर। राणे ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधा और ये कहकर कटघरे में ला दिया कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम कलाकारों की टेंशन है, न कि हिंदू कलाकारों की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अपने बांग्लादेश प्रेम के चलते फिर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बांग्लादेश का बचाव करना उन्हें महंगा पड़ गया और विरोधी पार्टियों ने उन पर हमला बोल दिया। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को बांग्लादेश की चिंता सताने लगी और वो बांग्लादेश के समर्थन में उतर आए। Now if somebody has come and has attacked Saif Ali Khan's side, first of all I am against these things happening and I wish him well. But you can't blame a nation for one man's doing. सैफ अली खान पर हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश का बचाव किया तो बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया और फारूक अब्दुल्ला पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला साहब घुसपैठी और प्रतिभा के बल पर विश्व में अपना परचम लहराने वालों में कोई फर्क नहीं दिखता आपको? ये वोट बैंक की राजनीति और संकीर्ण मानसिकता देश भर में फारूक अब्दुल्ला जैसे इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मन की बीमारी को स्पष्ट करती है। आज दिल्ली में हुंकार और कल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होगा आर पार। ऐसा लग रहा है योगी ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में जिस तरह योगी ने आज हुंकार भरी, चुनावी फिजा ही बदल दी। कल उसी तरह अयोध्या के मिल्कीपुर से वो अखिलेश यादव को ललकार रहे होंगे। यानी आज जो दिल्ली में हुआ उसने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी और कल अयोध्या में योगी जिस तरह चुनावी आगाज करने वाले हैं उसने अखिलेश को टेंशन दे दी। यानी योगी का AAA फॉर्मूला हिट होता दिख रहा है, जिसके जरिए सीएम योगी ने अरविंद, अखिलेश और अयोध्या तीनों को साधने की रणनीति बनाई थी। दिल्ली में योगी फैक्टर का असर हमने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया। अब जरा AAA के अगले दो फैक्टर समझिए, अखिलेश और अयोध्या फैक्टर। मिल्कीपुर में उपचुनाव के ऐलान के बाद योगी की पहली रैली होगी। करीब 50,000 लोगों को जुटाने का टारगेट रखा गया है। साथ ही हर बूथ से लोगों को लाने की तैयारी है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव खुद कमान संभाल रहे हैं। यानी अयोध्या की आखिरी लड़ाई में योगी कल सीधे एंट्री करेंगे, जो अखिलेश को सीधा चैलेंज होगा। योगी की रैली से पहले बीजेपी ने एक और दांव चला। बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ को योगी की रैली का संयोजक बनाया है। बाबा गोरखनाथ टिकट कटने के बाद नाराज चल रहे थे। यानी इस दांव से बीजेपी ने बागियों को भी साथ लिया। यानी महाकुंभ में भक्ति की डुबकी से मिली शक्ति ने योगी को एक तीर से 3 निशाने साधने का मौका दे दिया। वो मौका जो दिल्ली से अयोध्या तक विरोधियों का गेम बिगाड़ने का दम रखता है। एक तरफ कल योगी की एंट्री हो रही है तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर में फरसा फैक्टर। अब तक सभी दल दलित वोट पर नजर गड़ाए थे, लेकिन जैसे ही दलित वोट बैंक के 3 दावेदार आए, कहानी पलट गई और अब इस खेल में ब्राह्मण बाजीगर बन गए हैं। लिहाजा बीजेपी और एसपी दोनों ने ब्राह्मण नेताओं को चुनाव की कमान सौंप दी। सपा की तरफ से पहले ही पवन पांडे मोर्चा संभाले थे। जैसे ही अपने अखाड़े में अखिलेश की घुसपैठ बीजेपी को नजर आई, पार्टी ने फौरन ब्राह्मण नेताओं को मिल्कीपुर रवाना कर दिया और अयोध्या में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा खब्बू तिवारी को ये जिम्मेदारी मिली। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, योगी को जीतना है, मोदी को जीतना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जीतना है और ये जीत जो होगी इस सनातन परंपरा की जीत होगी। प्रचार के पहले ही दिन बीजेपी के ब्राह्मण प्लेयर ने जीत का ऐलान कर दिया तो सपा ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई और डिम्पल यादव मैदान में उतर आए। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और सरकार
वाले लोग चाहते हैं कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी हारे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी जिस भी तरह का ये लोग साजिशें कर रहे हैं उसको, सब साजिशों को खत्म करते हुए या उनको लांघते हुए मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी और सपा दोनों जीत के दावे कर रहे थे, तो उसके पीछे इस सीट का अपना अपना जातीय गणित है। यहाँ दलित करीब 1,20,000 हैं, लेकिन एसपी, बीजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी 3 दावेदार दलित वोट पर हक जमा रहे हैं। इसलिए 60,000 ब्राह्मण वोटर मिल्कीपुर में ट्रम्प कार्ड बन गए हैं और इस वोट बैंक पर सबसे बड़ा दावा बीजेपी का है। हालांकि सपा भी अगड़ा वोटर बैंक पर सेंधमारी के लिए PDA प्लस फॉर्मूला लाई है, लेकिन अयोध्या में हार की गिल्ट के बाद भी सपा को सवर्ण वोट देंगे। जवाब तो नतीजे ही बताएंगे और इसी पर तय होगा कि 2027 में अखिलेश का PDA एक्सटेंशन काम आएगा या नहीं। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच सियासी तल्खी जग जाहिर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और इस कार्यक्रम की शुरुआत ममता बनर्जी ने शंखनाद से किया। उसके बाद ममता बनर्जी अपने चिरपरिचित अंदाज में आ गईं और पश्चिम बंगाल के हिस्से के फंड को लेकर निशाना साधा। दीदी ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार चाय बागानों में काम करने वालों को जमीन का पट्टा दे रहे हैं और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए भी दे रहे हैं, जिसमें 12 लाख रुपए आधे लोगों को दे दिए गए। बाकी बचे 16 लोगों के लिए फंड केंद्र से नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक हमारे हिस्से का फंड केंद्र सरकार से नहीं मिला, लेकिन हम उनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नहीं दे रहा है, लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अधिकार का साथ लड़ाई करते हैं, इज्जत का साथ लड़ाई करते हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंगा सागर मेले को नजरअंदाज करने का आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र कुंभ मेले पर करोड़ों खर्च करता है, लेकिन गंगा सागर के लिए कोई मदद नहीं की। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, तो शिवसेना उद्धव गुट ने इस मंशा पर सवाल उठा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं बाला साहेब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जन कल्याण और महाराष्ट्र के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान और याद किया जाता है। जब बात अपनी मूल्य मान्यताओं की आती थी तो वो समझौता नहीं करते थे और हमेशा भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में योगदान देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री की इस श्रद्धांजलि पर शिवसेना उद्धव गुट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना नेता संजय राउत ने बाला साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए भारत रत्न की मांग उठा दी। आप ये ट्विटर पर श्रद्धांजलि देने से अच्छा होगा आप बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देते दीजिए ना। ऐसे लोगों को आपने 10 साल में भारत रत्न दिया है, इनका नाम लोगों को मालूम नहीं है। हालांकि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पर हक अभी एकनाथ शिंदे के पास है, जबकि उद्धव ठाकरे अपने गुट के भी असली शिवसेना का दावा करते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में जोरदार तैयारियां हो रही हैं। कर्तव्य पथ पर सेना के जवान परेड की तैयारी करेंगे। इस खास मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। लेकिन इन सबके बीच छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवार भी खास मेहमान हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निमंत्रण भेजा, जिसके बाद कवर्धा के इस आदिवासी समुदाय के लोग बेहद खुश हैं। उस परिवार और गांव की तस्वीरें सामने आई जो 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खास मेहमान होंगे। महिला ने खुशी से वो निमंत्रण पत्र भी दिखाया जो राष्ट्रपति की ओर से भेजा गया, जिसकी खुशी इन आदिवासी महिलाओं के चेहरे पर नजर आई। अमर जाए की खुशी है भैया, अमर जाए की खुशी है भैया। जिला प्रशासन के मुताबिक 6 बैगा परिवारों को गणतंत्र दिवस में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। बहुत अच्छी बात है, बैगा परिवार तो बहुत खुश है। उनको जब ये पता चला कि उनको वहाँ पे दिल्ली उनको बुलाया जा रहा है तो उनको बहुत खुशी हुई है। गणतंत्र दिवस की परेड का गवाह बनने के साथ साथ बैगा आदिवासी परिवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा और उनके साथ खाना भी खाएंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने नेताओं को कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन्होंने महफिल ही लूट ली। मौका था आरजेडी के पूर्व एमएलसी बिसन देव राय के श्रद्धांजलि कार्यक्रम का, जहां तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान आरजेडी विधायक मुकेश रोशन अपने परिवार का परिचय तेज प्रताप यादव से करवा रहे थे और 2 लोगों के सामने लाकर कहा कि दोनों का ही नाम मुकेश ही है। तभी बीच में एक व्यक्ति ने कहा कि हम भी मुकेश और ये भी मुकेश है। फिर क्या, तेज प्रताप यादव ने 3 मुकेश को अपनी नजरों से देखा और तुरंत गांधी जी के 3 बंदर वाली बात कह दी, जिसके बाद वहां का माहौल ठहाकों से गूंज उठा।
तेज प्रताप का ये वीडियो 20 जनवरी का बताया जा रहा है, जो खूब वायरल हो रहा है। यूपी के हरदोई से ठगी का एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक पूर्व विधायक ने यूपी के मंत्री की बहन से लाखों की ठगी की, जिसका आरोप गाजीपुर के पूर्व विधायक सुभाष पासी पर लगा, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस मुंबई से पकड़ कर लाई। आरोप है कि मुंबई में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर सुभाष ने मंत्री की बहन से 49 लाख रुपए लिए, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं दी, जिसके बाद सुभाष पासी के खिलाफ 2023 में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद से सुभाष पासी और उनकी पत्नी फरार चल रहे थे। 2023 का धोखाधड़ी का केस है, जिस संबंध में माननीय न्यायालय कई बार आदेश दे चुका था कि माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत होना, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। इसी संबंध में दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW निर्गत किया गया था। आरोपी सुभाष पासी मुंबई के जुहू चर्च इलाके में रहते हैं, जो 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक थे, लेकिन 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने लेन देन की बात कैसे बताई, आप भी सुनिए। लेन देन से किया था अक्षय अग्रवाल लखनऊ के। हालांकि अभी सुभाष पासी की पत्नी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। मुंबई में अब अंडरवर्ल्ड की बची कुची निशानियों का भी नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि डी कंपनी के गुर्गों के अवैध कब्जों के खिलाफ देवा भाऊ यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। देवा भाऊ का ये बुलडोजर मुंबई के नाला सोपारा इलाके में चल रहा है। ये वही इलाका है जो कभी दाऊद की डी कंपनी का गढ़ माना जाता था। नाला सोपारा में कुल 41 अवैध इमारतें चिन्हित की गई थीं, जिनमें से 7 पर कार्रवाई हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से 34 इमारतों पर एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब देवा भाऊ के बुलडोजर की आहट ने इनके होश उड़ा दिए हैं। और जैसे ही पुलिस फोर्स के साथ नाला सुपारा के इलाके में बुलडोजर पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया और इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया और महिलाओं को ढाल बनाकर आगे कर दिया गया, जो इस बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगी। 18 साल हो गए मेरे को रूम लेने, मेरे का रूम के घर चाहिए। मौका पे भी बिल्डर से भाग गया है। अरे टाइम पर नहीं आ रहा, हमको कुछ नहीं, अपना घर के बदला घर चाहिए, बस यही चाहिए। लेकिन प्रशासन ने विरोध कर रहे कुछ लोगों को अपनी कस्टडी में ले लिया और फिर शुरू हुआ जोरदार एक्शन। बुलडोजर के पंजे ने एक अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई शुरू की और गिराना शुरू कर दिया और एक एक करके बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर प्रहार शुरू कर दिया। ये कार्रवाई 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण 23 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 24 जनवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 27 और 28 जनवरी को शुरू होगा और इस दौरान कुल 34 अवैध इमारतों को ढहाया जाएगा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। देवा भाऊ का बुलडोजर एक्शन अवैध निर्माण को हटाएगा, लेकिन इससे संदेश भी जाएगा कि मुंबई में अब दाऊद की दहशत का कोई निशान नहीं बचेगा। यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर नॉनस्टॉप चल रहा है। इस बार बरेली में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जहां चोरी छिपे अवैध निर्माण चल रहा था और पीले पंजे की धमक से 1-1 इंच जमीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। निर्माणाधीन मकान को मिट्टी में मिला दिया गया, जहां अवैध तरीके से घर बनाए जा रहे थे। बताया गया कि बरेली में बीडीए से नक्शा पास करवाए बिना कॉलोनी बसाई जा रही थी। प्लॉटिंग कर घर और मकान भी बनवाए जा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और एक-एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बीडीए के मुताबिक सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसे भूमाफिया हैं जो अवैध तरीके से कॉलोनी तैयार करने की तैयारी कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। हालांकि जब प्राधिकरण की कार्रवाई शुरू हुई तो ना ही भूमाफिया सामने आए और ना ही अवैध कॉलोनी में जमीन खरीदने वाले नजर आए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान फिजी पर रातों रात ताला लग गया, जिसके बाद तैयारी करने वाले छात्रों के भविष्य अधर में अटक गया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित फिजी इंस्टीट्यूट के छात्र जब सुबह संस्थान पहुंचे तो वहां ताला लगा था, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और अपने पैसे वापस करने की मांग उठाई। फिजी वाले पैसे वापस करो, इनके गोयल चोर है। फिजी वाले पैसे वापस करो।
नोएडा में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला लगने से करीब 1000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 2 साल की फीस एडवांस दी थी, लेकिन कोचिंग संस्थान के मैनेजमेंट ने उन्हें गुमराह किया। फिलहाल नोएडा के थाना सेक्टर 58 में शिकायत दर्ज कराई गई है और नोएडा पुलिस ने इंस्टीट्यूट की सेंट्रल हेड रमेश बट्रेस को कस्टडी में ले लिया। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला लग गया, जिससे यहां पढ़ने वाले 600 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कोचिंग संस्थान पर 12 से 15 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा है। भोपाल पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। फिटजी भोपाल के हेड और 3 जो दिल्ली में बैठे हुए हैं संचालक मंडल के मेंबर जो हैं, तो हमने FIR कर दी है और जो सूचना हमारे पास है गुमास्ता भंग हो गया है इनका, फिटजी में लॉक लगा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले ऐसे कोचिंग संस्थानों से धोखा इनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच लखनऊ में वक्फ बोर्ड को लेकर गठित JPC की बैठक हुई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर गठित JPC की बैठक में रखी गई सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि यूपी में वक्फ बोर्ड की 78% जमीन सरकार की है। सैकड़ों बीघा की इन जमीनों पर या तो वक्फ बोर्ड का कब्जा है या वक्फ बोर्ड उन पर दावा कर रहा है। इसी बीच वाराणसी में भी वक्फ की संपत्ति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी जिले में 1637 जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन जमीनों में 1537 जमीन सुन्नी समुदाय और 100 जमीनें शिया समुदाय के नाम पर हैं, जिनमें से 406 सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है और अधिकतर सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान बनाए गए हैं। जनपद में कुल 406 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड है, बेसिकली कब्रिस्तान आदि हैं, और उसकी सूचना पूरा बना करके हम लोगों ने शासन को प्रेषित कर दी है। वाराणसी जिला प्रशासन के सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजने के बाद अगली कार्रवाई के लिए सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहा है। एक कहावत है, मौत के बाद इंसान चैन की नींद सोता है, लेकिन बिहार के भागलपुर में कब्र में भी मुर्दे चैन से नहीं सो पा रहे, क्योंकि नरमुंड तस्कर लाश का सर काट रहे हैं। सुनने में भले ही ताज्जुब लगे, लेकिन यही सच है। भागलपुर में इन दिनों नरमुंड के शिकारी घूम रहे हैं, जो कब्र को खोदकर लाश का सर काट रहे हैं। मामला सनहौला थाना इलाके के अशरफ नगर का है, जहां नरमुंड तस्कर कभी नहीं टूटने वाली नींद में सोए लाशों के सर काट कर ले जाते हैं। कब्र की तस्कर इस कदर खुदाई करते हैं कि सिर्फ सिर तरफ का हिस्सा ही निकलता है। यहाँ पे कब्र से लाश को निकाल के उसका मुंडी को अलग करके वो यहाँ से चोरी करके लेके चले गया। ये फाजलपुर पंचायत सकरमा अशरफ नगर गांव का कब्रिस्तान है, जहाँ पे ये लगातार 2021 से ये कांड चालू है, जो कि अबरी बार 5वां घटना हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस बार जिस लाश की मुंडी काटी गई वो लाश एक महिला की थी। गांव में रहने वाले मोहम्मद बदरुजमा की मां की वो कब्र है। 5.5 महीने पहले मौत होने के बाद बदरुजमा ने उन्हें दफनाया था, लेकिन अचानक पता चला कि कब्र खुदी है और लाश की मुंडी गायब है। लोगों की शिकायत के बावजूद इस पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही। यूपी के पूर्वांचल से बिहार तक गैंग वॉर कभी आम बात हुआ करती थी। योगी ने यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन बिहार में गैंग वॉर अब भी जारी है। आपने भी बिहार के मोकामा की गैंग वॉर तो देखी ही होगी। बाहुबली अनंत सिंह पर किस तरह AK-47 जैसे हथियारों से 60 से 70 राउंड के बीच गोलियां चली। इस गैंग वॉर ने वेब सीरीज मिर्जापुर की याद दिला दी, जैसे मिर्जापुर में मुन्ना भैया और बबलू पंडित के किरदारों ने अपने ही गुरु कालीन भैया पर बंदूकें तान दी थी। कुछ वैसा ही फिल्मी सीन मोकामा में दिखा। जिस सोनू मोनू गैंग ने बाहुबली अनंत सिंह पर हमला किया, वो भी कभी गुड्डू और बबलू की तरह अनंत सिंह के चेले हुआ करते थे। लेकिन सियासत और जरायम में गुरु चेला जैसा कुछ नहीं होता। कुछ होता है तो सिर्फ वर्चस्व की जंग। कुछ ऐसी वर्चस्व की जंग मोकामा में छिड़ी जब अनंत सिंह एक मामले का फैसला करने एक गांव पहुंचे, लेकिन सोनू और मोनू गैंग को ये अपने वर्चस्व को चुनौती नजर आई। फिर क्या, भरे गांव में AK-47 जैसे हथियारों से गोलियां मौत बनकर उगलने लगी। ये वीडियो इसी हमले के वक्त का है। जरा देखिए, गाड़ियों का काफिला किसी फिल्मी सीन की तरह और गोलियों की गूंज से थर्राता पूरा इलाका। गोलियों के चलने की रफ्तार बता रही है ये सेमी ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल है। हम न्याय करवे करेंगे, गोली चले बारूद चले, कोई गम हमको नहीं है। यानी अनंत सिंह भी समझ रहे हैं कि अगर अब झुक गए तो मोकामा के मिर्जापुर पर कालीन भैया का राज खत्म। यही वजह है कि सोनू मोनू को अनंत सिंह अब भी चुनौती पेश कर रहे हैं। मोकामा के सोनू मोनू की कहानी मिर्जापुर वाले गुड्डू और बबलू पंडित जैसी ही है।
सोनू मोनू ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। ट्रेन में लूटपाट से अपराध जगत में कदम रखने वाले दोनों भाइयों ने अनंत सिंह के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर अनंत सिंह के जेल जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी गैंग बना ली। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों मुख्तार गैंग के लिए भी काम करते रहे, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में अब सोनू मोनू सीधा अनंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं। अब बात उस कुबेर के खजाने की जिससे गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गई। दरअसल बिहार के बेतिया में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ के घर से 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। और पैसों की गिनती लगातार चल रही है। मशीनें मंगवाई गई हैं, जिसे गिनते गिनते अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इस जानकारी के बाद जब टीम छापेमारी करने पहुंची तो पैसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास से जो रुपए मिले वो करोड़ों में हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई। वहीं छापेमारी के दौरान अधिकारी के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई। चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के आवास पर मौजूद हैं और हम सामने से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अहले सुबह से विजिलेंस की टीम छापेमारी करने आई है और लगातार यहाँ से कैश बरामद हो रहे हैं। ये कार्रवाई बेतिया के मुफस्सिल थाना इलाके में की गई। नोट गिनने वाली मशीन लेकर खुद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ की गई। वहीं बेतिया के अलावा अन्य ठिकानों पर हो रही छापेमारी में क्या कुछ मिला है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गणतंत्र दिवस में अभी 3 दिन बचे हैं और तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो परेड होने वाली है, उससे पहले हम आपको वहां का एक ट्रेलर दिखा रहे हैं जिसमें टैंक, मिसाइल और अलग-अलग झांकियों की झलक होगी। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की सेना के जवानों के हुंकार के साथ परेड का ट्रेलर देखिए। गगनभेदी टैंक, गगनभेदी मिसाइलें, गगनभेदी बेड़ा। जब कर्तव्य पथ पर हुंकार भर रहे होंगे तब हर हिंदुस्तानी की आंखें तिरंगे को सम्मान से निहार रही होंगी। 76वें गणतंत्र दिवस में जिन स्वदेशी हथियारों की झांकी देखने को मिलेंगी वो है T-90 टैंक T-90 भीष्मा और N-1200 स्पेशल व्हीकल की झांकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 26 जनवरी को परेड में जिन मिसाइलों का दीदार होगा उसमें मुख्य रूप से ब्रह्मोस मिसाइल शामिल है। साथ ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही नाग मिसाइल सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम की झांकी भी देखने को मिलेगी। 26 जनवरी यानी 76वें गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना का वो शौर्य दिखने वाला है जिसे देखकर दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ जाएगी, जहाँ विराट रूप में दिखेगा भारत। गणतंत्र दिवस पर होने वाली मिसाइलों की झांकी का ट्रेलर हमने आपको दिखाया। अब हम सेना के रिहर्सल परेड का ट्रेलर दिखाएंगे जो 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाला है। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल का पुलिस बल के साथ स्पेशल महिला कमांडो यूनिट की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना और पुलिस बैंड की धुन, कदम से कदम मिलाकर चलते जवान। 26 जनवरी को होने वाली फाइनल परेड से पहले देश भर में तैयारियां चल रही हैं और इसी की एक झलक आज देखने को मिली दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल में हिंदुस्तान की सेना के जवानों के हुंकार के साथ परेड की शुरुआत हुई। सेना के जवानों की कदम ताल और जवानों का अनुशासन देखते ही बन रहा है। इन जवानों के बढ़ते कदमों की धमक दूर दूर तक गूंज रही है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की नई तस्वीर और नया इरादा कितना बुलंद है। रिहर्सल परेड में सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अपने शौर्य का बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन असली पिक्चर तो आपको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिलेगी। इस गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दल हिस्सा लेगा। ये पहली बार है जब इंडोनेशियाई दल किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय परेड में भाग ले रहा है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य और सांस्कृतिक सहयोग का प्रतीक है। तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य पथ की हैं, जहां इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दल 26 जनवरी को होने वाले परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के ये जवान पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल कर रहे हैं।
26 जनवरी यानी 77वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया का 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दल भारतीय जवानों के साथ कदम ताल करता नजर आएगा। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। गणतंत्र दिवस में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 26 जनवरी के भव्य आयोजन के लिए रिहर्सल पूरे जोरों पर है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड जितनी रोमांचक होगी, उतना ही रोमांच से भरने वाला फ्लाइंग पास्ट भी होगा। और इसकी एक झलक कर्तव्य पथ पर दिखाई दी, जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आसमान में भारतीय फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दी। भारतीय वायुसेना की क्या ताकत है, यूं तो पूरी दुनिया इससे बखूबी वाकिफ है, लेकिन भारत अपनी शक्ति का परीक्षण समय समय पर खुद ही करता रहता है और ये तस्वीरें इसी की बानगी पेश कर रही है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान आसमान के योद्धाओं का ये फ्लाई पास्ट रोमांचित करने वाला है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान वायुसेना की विमान कई फॉर्मेशंस में उड़ान यहां पर भरती नजर आई और देश की सुरक्षा और ताकत का एहसास कराया। मिग, सुखोई 30, MK फाइटर जेट के साथ साथ अपाचे समेत वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर्स ने भी फुल ड्रेस रिहर्सल में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और उनकी गूंज दुश्मनों तक भी पहुंच रही है। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर चल रही रिहर्सल को देखने के लिए भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे और वायुसेना के इस रोमांचकारी शक्ति प्रदर्शन का लुत्फ उठाया। गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा को लेकर इस बार बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आतंकियों के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ईशना वाहन को गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में तैनात किया है। ये दिल्ली पुलिस का सबसे हाईटेक वाहन ईशना है, जो इस बार गणतंत्र दिवस पर राजधानी की सुरक्षा में तैनात होगा। 13 FRS कैमरों से लैस इस वाहन की खासियत है कि ये किसी भी जगह खड़ा होकर आतंकियों और अपराधियों पर 360 डिग्री तक नजर रख सकता है। बदमाशों की पहचान करने के लिए इस व्हीकल को बनाया गया है और इस वक्त यहाँ पर कांस्टेबल अशोक कुमार हैं, जो बहुत मुस्तैदी के साथ इस ईशना व्हीकल में काम कर रहे हैं और काम करने के साथ उन जो वांटेड बदमाश हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन सभी को पहचान करने के लिए लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। ईशना में करीब 700 अपराधियों का डेटा है। अगर ईशना के आसपास 500 मीटर के दायरे में कोई आतंकी या गैंगस्टर आया, ये तुरंत उसका फेस रीड करके सुरक्षा बलों को अलर्ट करेगा। जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, जो भी हाई रिस्क हैं, तो जैसे ही वो इस कैमरे के सामने से गुजरेंगे तो वो पीछे देखेंगे तो ब्लिंक कर रहा है। वो ये वाला जो ग्रीन वाला कर रहा है, ग्रीन वाला जो ब्लिंक कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो हमारा सस्पिशियस होगा तो वो हमारे यहाँ पूरी डिटेल देगा उसकी कि वो कौन सस्पिशियस है। ईशना को गणतंत्र दिवस पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर तैनात किया जाएगा, ताकि गणतंत्र दिवस पर अगर कोई साजिश रचे तो उसे पहले ही नाकाम किया जा सके। भारत एक ऐसा देश है जहां हर किसी में देशभक्ति का जुनून होता है। बच्चा हो या जवान, हर किसी में वतन की हिफाजत का सपना होता है। लेकिन इस बीच एक मासूम की ऐसी देशभक्ति देखने को मिली जो हर किसी का दिल जीत लेगी। इस वीडियो में एक बच्ची अपनी मां के साथ परेड की रिहर्सल कर रही है। ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर का है। यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी को देखकर उसकी 6 साल की बेटी भी परेड में कदम ताल मिलाने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं मां पुलिस वर्दी में परेड करते दिख रही है। वहीं 6 साल की बच्ची माहिरा भी उनकी तरह ही कदम ताल मिला रही है। जैसे ही हर्ष फायरिंग की बारी आई तो बच्ची अपनी नकली बंदूक से हर्ष फायरिंग करती है, जिसके बाद मां बेटी की ये देशभक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गणतंत्र दिवस में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले जिला प्रशासन भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। इस बीच अशोकनगर जिले की पुलिस लाइन में देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ मां के कर्तव्य का पालन करते दिख रही हैं। वो अपनी 6 साल की बेटी को लेकर रिहर्सल में शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास तोपची में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी की फायरिंग रेंज में जब स्वदेशी तोपें गरजें तो दुश्मन थर्रा उठा। तोपची के जरिए सेना ने सिर्फ शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि परीक्षण अभ्यास कर अपने दमखम को आजमाया भी। इस दौरान भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित हथियारों का अभ्यास किया। फायरिंग रेंज में दहाड़ती तोपें और आग उगलती आर्टिलरी रेजिमेंट, ये भारत की उस ताकत की नुमाइश है जिसके आगे पाकिस्तान ने कई बार घुटने टेके, जिसके आगे चीन भी अब भारत को आंख दिखाने से डरता है। तोपची अभ्यास में जिन हथियारों का प्रशिक्षण हुआ वो सब भारत में आत्मनिर्भरता का सबूत है, चाहे K9 वज्र हो या धनुष प्रणाली।
या फिर M777 तोप। इन सभी घातक हथियारों को भारत में ही असेंबल किया गया है। ये भारत की वो किलर तोपें हैं जो दुनिया भर में ऐसी किसी भी तोप या टैंक को टक्कर देने में उन्हें नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती हैं। आपको बता दें, भारत हर साल नासिक के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में तोपची नाम का प्रशिक्षण प्रदर्शन इवेंट आयोजित करती है, जिसमें भारत आर्टिलरी से जुड़े छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है और हर साल आर्मी अपनी आर्टिलरी पावर को टेस्ट करती है। यूपी एसटीएफ ने मिर्जापुर में NHAI के एक टोल प्लाजा पर छापा मारा तो करोड़ों के घोटाले का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इस छापेमारी से घोटाले के जरिए देश भर में फैले टोल वसूली के नेटवर्क से 120 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। लखनऊ एसटीएफ ने मिर्जापुर के लालगंज स्थित अतरैला टोल प्लाजा पर छापा मारकर टोल मैनेजर समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 5 मोबाइल, 2 लैपटॉप, प्रिंटर समेत 19,000 रुपए भी बरामद किए। कई टोल प्लाजा पर गड़बड़ी की शिकायत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। घोटाले के जरिए प्लानिंग के साथ सरकार को चूना लगाया जा रहा था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि NHAI के सॉफ्टवेयर सर्वर में गड़बड़ी कर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाता था और इसकी मदद से फास्टैग और गैर फास्टैग अकाउंट में कम पैसे वाले वाहनों से 2 गुना टोल टैक्स वसूला जाता था। पूरे देश में 41 टोल प्लाजा पर 120 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। अकेले मिर्जापुर के अतरैला टोल पर ही हर महीने 40 से 50 हजार की अतिरिक्त वसूली हो रही थी। ये गड़बड़ी 2 साल से जारी थी और अकेले अतरैला टोल प्लाजा पर ही 3 करोड़ 28 लाख रुपए का गबन किया जा चुका है। इस घोटाले में NHAI अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है और घोटाले से वसूले गए पैसे का बंदरबाट की जाती थी। इस घोटाले में महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत यूपी के आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर के टोल शामिल हैं और ये गोरखधंधा पिछले 2 साल से चल रहा था। मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस और ग्रामीणों में जबरदस्त झड़प हो गई। ड्रग्स तस्करी पर एक्शन के बाद ग्रामीण सड़क पर उतर गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि पुलिस का रास्ता रोकने के लिए बुलडोजर से सड़कों को जाम कर दिया गया। पुलिस की टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बताया गया कि ड्रग्स तस्कर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा चूरस जब्त की और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने पहुंचे। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है झूठा केस बनाकर पुलिस अवैध वसूली कर रही थी, जिसके खिलाफ तमाम गाँव वाले सड़क पर उतर आए। उनका कहना है 54 किलो माल के साथ डोडा चूरा के साथ उसको पकड़ा है, जबकि यहाँ पे ग्रामीणों का और उस लड़के का कहना है कि मेरे पास 30 किलो माल था और 20 किलो का फर्जी मेरे ऊपर माल लाद दिया गया है। हैदराबाद से रिश्तों के कत्ल की वो हॉरर कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। पत्नी का कत्ल, कुकर में लाश, ना कातिल के हाथ कांपे, ना अपनी बीवी को पकाते हुए दिल पसीजा। कत्ल की एक खौफनाक कहानी तेलंगाना के हैदराबाद से सामने आई है। आरोप है कि एक पूर्व सैनिक ने न सिर्फ बेरहमी से कत्ल किया बल्कि लाश को ठिकाने लगाने का जैसा तरीका अपनाया, उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि बीवी से उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने पत्नी पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान बीवी की मौत हो गई। पकड़े जाने के डर से पूर्व सैनिक ने बीवी की लाश को कई टुकड़ों में काटा, फिर कटे हुए टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पका दिया ताकि खून न बहे या बदबू न आए, और इसके बाद आरोपी ने पके हुए टुकड़ों को तालाब में फेंक दिया। जब कई दिनों तक महिला की कोई खबर नहीं मिली तो परिवार पुलिस तक पहुंचा। शक के आधार पर पुलिस ने पति को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने ये खौफनाक सच बयां किया। आरोपी का नाम गुरुमूर्ति है और वो सेना से रिटायर होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा है। गुरुमूर्ति और माधवी की शादी 13 साल पहले हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के कबूलनामे की जांच कर रही है। यूपी के हाथरस में डबल मर्डर की खौफनाक वारदात से सनसनी फैल गई। यहाँ 2 बहनों की चाकुओं से काटकर हत्या कर दी गई। मां और पिता को भी चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया गया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप भतीजे और उसके दोस्तों पर लग रहा है। हमले में घायल महिला के मुताबिक जब वो सो रहे थे तो रात 1:30 बजे के आसपास उनकी बेटियों की हत्या की गई और इन पर भी हमला किया गया। पूरी घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के आशीर्वाद धाम कॉलोनी की है, जहां इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। हंगामा और शोर होने पर कॉलोनी के लोगों की नींद खुली। तब तक हमलावर और उसके साथी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। डबल मर्डर की जानकारी मिलने के बाद वारदात वाली जगह पुलिस पहुंची और दोनों बेटियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुट गई और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ की सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गरियाबंद जिले में 3 दिनों तक चली मुठभेड़ में जो 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, उनमें 25 लाख का इनामी नक्सली गुड्डू उर्फ बलदेव भी शामिल है।
कुल्हाड़ी घाट फॉरेस्ट रिजर्व के जंगलों में 3 दिन तक चली इस मुठभेड़ में 9 पुरुष और 7 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए थे, जिनकी शिनाख्त के बाद पता चला कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 25 लाख का इनामी नक्सली गुड्डू उर्फ बलदेव मारा गया और उसकी पत्नी अंजू भी मारी गई। नक्सली गुड्डू राज्य कमेटी मेंबर था, वहीं नक्सली अंजू जिला कमेटी की मेंबर थी। गरियाबंद जिले में नक्सलियों के खिलाफ एसटीएफ कोबरा, सीआरपीएफ और ओडिशा एसओजी की संयुक्त टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गरियाबंद जिले में नक्सलियों के साथ चल रही मुठभेड़ तो खत्म हो गई, लेकिन इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए करीब 50 किलो आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अनूठी और दिलचस्प बारात ने लोगों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। यहाँ एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बैलगाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचा। दूल्हे की बारात जिस रास्ते से गुजरी, हर कोई हैरान रह गया। बलून और फूलों से सजी धजी बैलगाड़ियों में सवार होकर एक दूल्हा अपनी जीवन संगिनी को लेने निकल पड़ा। भव्य और यूनिक शादी के इस दौर में पारंपरिक रीति रिवाज को कायम रखने के लिए ये अनोखी बारात निकाली गई। बारात में करीब 12 से 13 बैलगाड़ियां शामिल हैं, जहां सभी बैलगाड़ियों को गुब्बारे सहित फूल मालाओं से सजाया गया है। एमपी से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने पत्नी के लिए टावर पर ही चढ़ाई कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शराब के नशे में ये शख्स इसलिए टावर पर चढ़ गया क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा कहीं और का नहीं बल्कि एमपी के रायसेन का है, जहां पत्नी नाराज होकर मायके चली गई तो परेशान होकर युवक टावर पर चढ़कर हंगामा काटने लगा और मरने की धमकी देने लगा। मोबाइल टावर पर चढ़ने वाले इस युवक का नाम रामबाबू विश्वकर्मा है और इसे नशे की बुरी लत लगी हुई है, जिससे इसकी पत्नी नाखुश थी और नाराज होकर इसे छोड़कर मायके चली गई, जिसके बाद ये जनाब नशे में ऊंची टावर पर ही चढ़ गए। इस हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी यहां मौके पर पहुंची और युवक को समझाने में जुट गई, लेकिन ये जनाब मानने को तैयार नहीं, पत्नी को बुलाने की जिद पर अड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने जैसे तैसे इसे टावर से नीचे उतारा और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की सख्त चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ के एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। मौका रहते ही ड्राइवर ने ट्रेलर से छलांग लगाई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। क्योंकि आग की ये लपटें ट्रेलर के साथ ड्राइवर को भी अपने चपेट में ले सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि उसने सही समय पर कूदकर अपनी जान बचा ली। ये धधकती आग उस वक्त लगी जब ट्रेलर से ड्राइवर कोयला डंप कर रहा था। उस दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान के सलूम्बर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक पैंथर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। और जब पैंथर को लोगों ने बाजार में देखा तो उनके होश ही उड़ गए। शोर मचाने पर पैंथर तेजी से भागा और घर की छत पर चढ़ गया। यहाँ एक से दूसरी छत पर इधर उधर घूमता रहा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने छिपकर पैंथर का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जहां वो घर की छत पर चहलकदमी करता देखा जा सकता है। एक वीडियो में तो पैंथर मकान की छत पर आराम फरमाते देखा जा सकता है, वहीं दूसरे वीडियो में एक से दूसरी छत पर छलांग लगा रहा है। पंजाब के अमृतसर की सड़कों पर अचानक यमराज उतर आए। इस यमराज ने उन सभी लोगों को पकड़ा जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। उन लोगों को यमराज ने नियमों के बारे में समझाया। हाथ में गदा और यमराज की वेशभूषा में ये शख्स लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक कर रहा है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी प्रयास के बीच यमराज भी अपनी वेशभूषा में सड़क पर उतर आए। यमराज ने हेलमेट ना पहनने वाले दोपहिया ड्राइवर, सीट बेल्ट ना लगाने वाले कार ड्राइवर, जेब्रा क्रॉसिंग नियम का पालन ना करने वाले लोगों को अपने अंदाज में समझाते नजर आए। सबसे पहले यमराज के भेष में ये युवक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों की गाड़ियों पर आकर बैठ गया। उसने सभी से एक ही बात कही, अगर यहाँ नियमों का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा और समझा दूंगा। पुलिस